तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी गहरी रात से, जहाँ एक सोल्जर चिल्ला रहा होता है, सभी तैयार हो जाओ, आज हमें इस मॉन्स्टर को मारना है। वो सभी मॉन्स्टर का पीछा करते हुए जंगल में आ जाते हैं। एक सफेद बालों वाला सोल्जर पूछता है, वो मॉन्स्टर कहाँ है? तभी वहां एक आवाज गूंजती है, वहां से जल्दी हटो, वो मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे है। और सोल्जर हैरानी से पीछे मुड़ता है, जहां एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस पर अटैक कर चुका था। पर मॉन्स्टर के अटैक करने से पहले ही एक बंदा अपनी स्वॉर्ड के एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर का गला काट देता है। ये सोल्जर, जिसकी जान अभी जाते जाते बची है, शायद से एक एल्फ है। वो हैरानी से उस बंदे की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, तुम यहाँ कैसे? एल्फ अपना ग्रैटिट्यूड पेश करते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मैं पास में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुमने मेरी जान बचाई और हमारी ट्राइब को भी इस मुसीबत से बचाया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी वहां पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, अफेक्शन +10। स्ट्रेंजर, तुमने एल्फ समुदाय का विश्वास जीता है। अब तुम एल्विन टेरिटरी में आसानी से घूम सकते हो। ये एल्फ पीछे की ओर इशारा करता है और बोलता है, मेरी बहन भी तुमसे कुछ कहना चाहती है। उसकी बहन, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसा, वो इस बंदे के पास आकर शर्माते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, रिलेशनशिप +10। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी पहली एल्फ वुमेन को हासिल कर लिया है। ये एल्फ शर्माते हुए बोलती है, अब से तुम हमारी एल्विन टेरिटरी के इक्विपमेंट को यूज कर सकते हो और मुझे भी। सीन शिफ्ट होता है एल्विन टेरिटरी में, जहां सभी लोग खुशी से झूम रहे थे, बैंड बाजे बजाए जा रहे थे। इस जगह पर लेडी एल्फ और उस बंदे की वेडिंग सेरेमनी चल रही थी और सभी लोग उन्हें चीयर करते हुए खुशी से झूम रहे थे। ये एल्फ प्रिंसेस बहुत ही खुश थी और वो बंदा भी। ये दोनों स्टेज के ऊपर जाते हैं, जहां सभी लोग खुशी से उनके लिए प्रे करते हुए अपना ग्रैटिट्यूड जता रहे थे। फाइनली ये बंदा एल्फ प्रिंसेस को वेडिंग रिंग पहनाता है और ये सेरेमनी एक वेडिंग केस के साथ खत्म हो जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस स्ट्रेंजर, जिसने पहली एल्फ वुमेन के साथ शादी किया है। तभी वहां पर एक बंदा बोलता है, चलो इतना काफी होगा। ये बंदा रिवील करता है कि हमने अभी तक जितनी भी चीजें देखी वो एक गेम है और उस गेम में दिखाए सारे कैरेक्टर एआई से बने हुए हैं, जिनके पास अपनी सोचने, समझने और जज करने की एबिलिटी है। यहाँ पर सारे लोग जो इस गेम का ट्रायल देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गेम के सारे कैरेक्टर दिखने में बहुत ही रियल थे। ये बंदा बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है कि ये जो गेम है एरेस, ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, ये अपने आप में एक नई दुनिया है। वहां खड़े सारे लोग ये सुनकर बातें बनाने लगते हैं। कोई बोलता है, अरे ये क्या, एक गेम है? पर मुझे तो ये सब कुछ रियल लगा। वहीं दूसरा बोलता है, पर मुझे तो लगा ये सब रियल है। आखिर कोई ऐसा गेम कैसे बना सकता है? स्टेज में खड़ा ही बंदा एक शातिर मुस्कान के साथ बोलता है, एरेस बस एक गेम ही नहीं, अपने आप में एक दुनिया है। ये एक डिवाइन एग्जिस्टेंस है, जिसे सुपर एआई से बनाया गया है। इस वर्ल्ड के अपने खुद के डिवाइन गॉड हैं, जो प्लेयर्स को उनके अचीवमेंट और एबिलिटीज के हिसाब से जज करते हैं और उसी के हिसाब से उन्हें इमेंस पावर देते हैं। अगर तुम्हें कोई गॉड रिकग्नाइज करता है तो वो तुम्हें स्पेशल एबिलिटी देगा, जिसकी मदद से तुम एक लेजेंडरी हीरो तक बन सकते हो और चाहो तो तुम अपना खुद का साम्राज्य बना सकते हो और वहां पर एक किंग की तरह राज कर सकते हो। इतना ही नहीं, ये गेम एक रियल वर्ल्ड की कॉन्सेप्ट से बना है, जहां पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो और ऐसी भी चीजें जो रियल वर्ल्ड में अचीव करना इम्पॉसिबल है, उन्हें तुम इस दुनिया के अंदर पॉसिबल करके दिखा सकते हो। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के अंदर एक नया जोश पैदा हो जाता है। वे सभी लोग अब इस गेम को खेलना चाहते हैं। सभी लोग पूरे जोश के साथ चिल्लाते हुए पूछने लगते हैं, हम इस गेम को कैसे खरीद सकते हैं? मैं इसे अभी से खेलना चाहता हूं। ये बंदा हंसते हुए बताता है कि ईयर 2045 में प्योरम कॉर्पोरेशन ने इस गेम को लॉन्च किया, एक ऐसा वर्चुअल रियलिटी गेम जिसे हमारे जीनियस ली सेजिन ने इन्वेंट किया था। ये गेम लॉन्च होते ही वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया। इसने बस गेमिंग इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड के कल्चर को भी प्रभावित किया। कुछ ही टाइम में प्लेयर्स की संख्या बिलियन में पहुंच गई और एक साल बाद ही ये गेम पूरा रियल वर्ल्ड के कैरेक्टर से भर गया। तो चलो, अभी इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है, अब इस गेम के रियल स्टोरी की ओर चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बंदे जो इस गेम में नए नए आए थे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट और कैरेक्टर्स को देखकर बोलते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा रियलिस्टिक है जितना मैंने सुना था। कोई बोलता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी वैकेशन पर आ चुका हूँ। एरिया स्टार्टिंग सिटी था, जहां पर लेवल 1 से लेकर 10 तक के बंदे थे। एक पीले बालों वाला बंदा अपनी बॉडी को देख के बोलता है कि ये तो बिल्कुल वैसी है जैसा कि मेरा रियल बॉडी, मैं बस अपने अपीयरेंस को थोड़ा कस्टमाइज कर सकता हूँ। वहीं पर दूसरा बंदा बोलता है, अरे वहां पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, चलो जाकर देखते हैं। आगे जाने पर वो देखते हैं कि स्टेज पर एक बंदा खड़ा था, जिसके पास एक वुडन पपेट रखी थी। वो बंदा सभी को बता रहा था कि यह स्टार्टिंग सिटी का एक इवेंट है, जिसमें आपको 10 बार मौका मिलेगा इस पपेट पर अटैक करते इसे तोड़ने का। अभी तक टोटल 1.2 बिलियन लोगों ने इसे तोड़ने का ट्राई किया, पर वो सभी फेल हो गए हैं। वो बताता है कि इस पपेट को तोड़ने पर आपको 50 मिलियन वॉन की वीआईपी पेरेस कैप्सूल मिलेगी और आपके सभी स्टेट में +5 एंट्रीब्यूट पॉइंट्स ऐड हो जाएगा। जिसे सुनकर ये पीले बालों वाला बंदा बोलता है, अरे वाह, इसके रिवॉर्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं। तभी टोपी वाला बंदा बोलता है कि इस इवेंट को पूरा करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे नेशनल एथलीट्स ने इसे पूरा करने का ट्राई किया। यहाँ तक कि गोल्डन मेडलिस्ट हैन्यूल ने भी इसे पूरा करने का ट्राई किया, पर वो भी फेल हो गया। जिसे सुनकर ये पीले बालों वाला बंदा बोलता है, क्या
अगर हैन्यूल इस इवेंट को पूरा नहीं कर पाया तो हम कैसे करेंगे? जरूर से इस गेम के क्रिएटर ने ही इस इवेंट को इस तरह डिजाइन किया है कि इसे पूरा करना इम्पॉसिबल है। टोपी वाला बोलता है, हाँ ये बात तो सही है, इसलिए तो इस इवेंट पर बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हुए। तभी पीले बालों वाला बोला, अगर इस इवेंट को कोई पूरा ही नहीं कर सकता तो आज यहाँ इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? तब टोपी वाला बताता है कि आज इस इवेंट को चैलेंज करने के लिए बिगिनर सिटी का सबसे पावरफुल हीरो आने वाला है। अगर वो इस इवेंट को पूरा नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएगा। तभी टकले को पीछे से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे रास्ते से साइड हटोगे? तभी टकला पीछे की ओर मुड़ता है जहां एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला विशालकाय प्लेयर खड़ा था। ये प्लेयर किसी डेमन से कम नहीं था, जिसकी बॉडी से रेड कलर की ओमनियस ऑरा निकल रहा था। इस बंदे के 2 सींग भी थे जिसे देखकर यहाँ के सभी बंदे डर जाते हैं। दरअसल यही था वो लास्ट बंदा जो आज इस इवेंट को चैलेंज करने आया था। जैसे ही लोग रास्ता देते हैं, दर्शक उसे पहचान लेते हैं। ये मेडोसॉक है, इंसानों में सबसे मजबूत प्राइमेट। वो गुस्से में लकड़ी के पुतले के पास पहुंचता कहता है, ये वही पपेट है जिसे हैन्यूल भी नहीं तोड़ सका। दर्शक तनाव में फुसफुसाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि मेडोसॉक 10 हिट्स पूरा करने से पहले ही जीत जाएगा। मेडोसॉक पुतले के सामने दृढ़ता से खड़ा हो जाता है और घोषणा करता है कि 50 मिलियन का वीआईपी कैप्सूल उसका होगा। वो एक जोरदार पंच मारता है जिससे पुतला पीछे लड़खड़ा जाता है। भीड़ में सांसें थम जाती हैं। सब सोचते हैं कि क्या इस बार कोई चैलेंजर सफल होगा। इसी बीच ऑपरेटिंग रूम में टीम लीडर अपनी असिस्टेंट की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो क्या सोचती है। असिस्टेंट जल्दी से कहती है कि उन्हें उम्मीद करनी चाहिए कि वो सफल हो, क्योंकि अगर मेडोसॉक भी हैन्यूल के बाद फेल हो गया तो केओस फैल जाएगा और लोगों के कंप्लेंट बढ़ जाएंगे। वो बताती है कि लोग सोचने लगेंगे कि ये इम्पॉसिबल क्वेस्ट शायद सिर्फ अटेंशन के लिए डिजाइन की गई है, क्योंकि एरेस का फोकस यूजर रिक्रूटमेंट और प्रॉफिट पर है और कल की हेडलाइंस इसी पर होंगी। टीम लीडर सोचता है कि अगर फेलियर हुआ तो उन्हें एरेस के सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं हुआ। असिस्टेंट शांत लेकिन दृढ़ होकर याद दिलाती है कि ये उसकी जिम्मेदारी है। लीडर विरोध करता है कि वो तो सिर्फ टीम लीडर है और शायद सीईओ इसकी इजाजत नहीं देंगे कि सिस्टम में कुछ बदलाव करे। असिस्टेंट बोलती है कि अगर ये क्वेस्ट पूरा नहीं हुआ तो वो जॉब छोड़ देगी। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि क्वेस्ट फेल हो चुका है। मेडोसॉक जमीन पर गिर पड़ता है क्योंकि उसे अपनी हार्ट से बहुत बड़ा झटका लगता है। टीम लीडर और असिस्टेंट दोनों निराश होकर वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि असिस्टेंट लोगों के और कंप्लेंट रिसीव नहीं करना चाहती। तभी एक और कोवर्कर उन्हें बताता है कि एक नया चैलेंजर आ रहा है। टीम लीडर स्क्रीन की तरफ मुड़ता और नए चैलेंजर को देखता है और पूछता है कि क्या वो सफल हो सकता है। असिस्टेंट नोट करते हैं कि वो सिर्फ बेसिक स्टार्टर गियर पहने हुए है, जो आमतौर पर 10 लेवल 1 मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मिलता है। उसके हाथ में बिगिनर क्लास का वेपन लगता है। वो बताते हैं कि इस तरह के कई प्लेयर्स पहले ही फेल हो चुके हैं। टीम लीडर डिनर के लिए जाने लगता है और इस प्लेयर को नजरअंदाज करता है। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज उसे रोक देती है। वो शॉक में पीछे मुड़कर देखता है कि नया चैलेंजर एक ही सटीक वार से लकड़ी के पुतले को 2 हिस्सों में काट देता है। सिस्टम प्लेयर को बधाई देता है। वो पहला यूजर है जिसने लकड़ी का पुतला तोड़ा है। उसे सभी स्टेट्स में +5 और 200 फेम मिलता है। टीम लीडर और असिस्टेंट दोनों हैरान रह जाते हैं। टीम लीडर सोचता है कि क्या ऐसा स्किल किसी साधारण इंसान में संभव है। असिस्टेंट कंफर्म करती है कि मेडोसॉक आखिरी एक्सेप्शनल प्लेयर था जो शायद इस क्वेस्ट को पूरा कर पाता, मतलब ये एक नॉर्मल इंसान है। टीम लीडर का ध्यान पेयर के स्वॉर्ड पर जाता है। वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इसका ग्रेड चेक करो। वो जल्दी से सर्च करती है और रिपोर्ट करती है कि रिजल्ट अनयूजुअल हैं। वो बताती है कि यह स्वॉर्ड एपिक ग्रेड का है जिसका ड्यूरेबिलिटी है 3000, अटैक पावर 143। इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि लेवल 40 या उससे ज्यादा लेवल के प्लेयर ही इसे यूज कर सकते हैं, पर इस स्वॉर्ड के क्रिएटर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो इसे किसी भी लेवल पर यूज कर सकता है। यह सुनकर टीम लीडर हिल जाता है। उसका दिमाग दौड़ने लगता है। एक नॉर्मल प्लेयर के हाथ में एपिक ग्रेड का वेपन कैसे हो सकता है? टीम लीडर इस प्लेयर की आइडेंटिटी पर सवाल उठाता है और उसका डिटेल पता करने को बोलता है। फिर हमें हमारे गोरे चिकने एमसी को दिखाया जाता है जो अपने इस अचीवमेंट से बहुत ही खुश था। अगले सीन में मेटल की टकराहट की तेज आवाज गूंजती है, साथ में इतनी तेज आग जो बॉडी के पसीने को भी भाप बना दे। यह आवाज हमारे एमसी के दिमाग में बार बार गूंजती है। उस रात वो सपने में देखता है कि एक आदमी आग के पास मेटल पर काम कर रहा है। वो मेटल पर हैमर लगातार मारते जा रहा है। ये हमारे एमसी के पिता हैं, जिसे वो अपने सपने में बार बार फादर कहकर पुकारता है। वो अपने फादर को देखकर भावुक हो जाता है और रोने लगता है। वो उसे कसकर गले लगा लेता है, वादा करता है कि वो उनकी रक्षा करेगा। उसके फादर उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं और सिंपली जवाब देते हैं कि वो अभी भी जल रहे हैं। शॉक में मेन कैरेक्टर देखता है कि आग उसके फादर के बॉडी को घेर रही है और कुछ ही देर में उसे पूरी तरह से निगल लेती है। एमसी ये सब देखकर जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर अकड़ जाता है। वो कुछ कर नहीं पाता, बस चिल्लाते रह जाता है, आग से बाहर निकलो। फिर भी उसके फादर सिर्फ यही दोहराते रहते हैं, ये बहुत गर्म है। डर और निराशा से घिरकर मेन कैरेक्टर आंसुओं के साथ जागता है। वो महसूस करता है कि ये एक सपना था। उसके बॉडी का आधा हिस्सा जला हुआ था, बिल्कुल उसके सपने के जैसा। वो बोलता है उसने वही सपना फिर देखा। सीन शिफ्ट होता है कोरिया के एक हॉस्पिटल में, जहां एक आदमी खुद से अपना फोन चलाते हुए बोलता है ये लोग अभी भी बस अपने फिजिकल पावर के दम पर उस लकड़ी के पुतले को तोड़ना चाहते हैं। दरअसल ये एरिस गेम के बारे में बात कर रहा था।